everyone. क्लास 12th RBSC विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, सर्जन पुस्तक का लेसन नंबर 8 पाठ का नाम है कविता के बहाने और इसका दूसरा पार्ट है बात सीधी थी। कवि कुंवर नारायण। बेटा सबसे पहले मैं आपको कवि का परिचय बता दूं। कवि कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी कविता में नागर संवेदन को अभिव्यक्ति देने वाले कुंवर नारायण, इनका जन्म सन 1927 में फैज़ाबाद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। यायावरी प्रवृत्ति के कारण इन्होंने पोलैंड, रूस, चीन आदि देशों की यात्रा कर अनेक अनुभव प्राप्त किए। लंबे समय तक युग चेतना पत्रिका से जुड़े रहे। कुंवर नारायण के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। नचिकेता की पौराणिक कथा पर इन्होंने आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना की। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह तथा आज और आज से पहले इनका समीक्षा ग्रंथ है। इनकी रचनाएं बहुआयामी और विचार पक्ष से समन्वित है। इनका शिल्प सौंदर्य, बिंब, प्रतीक, अलंकार आदि से मंडित है। देखिए इनकी जो कविता का फर्स्ट पार्ट जो है कविता के बहाने, इसमें कवि कुंवर नारायण जी ने बेटा ये बताया है कि आज यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व मिट गया है। ऐसे में प्रस्तुत कविता लेखन की अपार संभावनाओं को समझने का अवसर देती है। कवि का मानना है कि यह वह ऐसी यात्रा का वर्णन है जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक की यात्रा है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी सीमाबद्ध है, जबकि कविता का जो क्षेत्र है वो असीम है। ठीक है, रचनात्मक ऊर्जा होने से कविता में सीमाओं के बंधन व्यर्थ टूट जाते हैं। अतः कविता का क्षेत्र अति व्यापक है और कवि ने क्या बताया बच्चे, चिड़िया और फूलों के माध्यम से कवि ने ये बताया कि चिड़िया के उड़ने की भी एक निश्चित सीमा होती है। फूल एक सीमा पर खिलता है, मुरझा जाता है, उसकी भी खुशबू एक समय समाप्त हो जाती है। लेकिन जो कवि की द्वारा रची गई कविताएं हैं उनका क्षेत्र अति व्यापक है। ठीक है, और दूसरी कविता इसमें बात सीधी थी। दूसरी कविता है बात सीधी थी। इसमें कवि ने ये बताया, इस कविता में काव्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कवि का कहना है कि हमें सीधी सरल बात को बिना पेच फंसाए सीधे सरल शब्दों में कहने के बारे में कहा गया है। भाषा के फेर में पढ़ने से बात स्पष्ट हो जाती। कवि कहते हैं कि भाषा के फेर में पढ़ने से बात स्पष्ट हो पाती तो कविता में जटिलता बढ़ जाती तथा अभिव्यक्ति के उलझाव आ जाते। अतएव अच्छी बात अथवा अच्छी कविता के लिए शब्दों का चयन या भाषागत प्रयोग सहज होना आवश्यक है, तभी हम कविता के द्वारा सीधी बात कह सकते हैं। अब देखिए पोयम फर्स्ट। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। देखिए इसके हार्ड वर्ड देखिए बेटा। उड़ान, उड़ना, उड़ान, उड़ना, बहाने, बहाने प्रतीक
बहाने, प्रतीक, कविता के पंख, कविता की कल्पनाएं, कविता के पंख, कविता की कल्पनाएं, माने, अर्थ। देखिए प्रश्न में क्या आएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने शीर्षक से ली गई हैं। इसमें कविता को कल्पनाओं की असीमित उड़ान बताया गया है। इसमें कवि ने कविता को कल्पनाओं की असीमित उड़ान बताया है। कवि क्या कह रहा है, इसकी व्याख्या देखिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कह रहे हैं कि कवि बताता है कि कविता कवि के हृदयगत भावों एवं कल्पनाओं की मोहक उड़ान होती है। कवि कहता है कि जो कवि द्वारा रची गई जो कविता है, ठीक है, वो कवि के हृदयगत भावों एवं कल्पनाओं की मोहक उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता स्वयं उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव एवं विचार आते हैं। कविता की जो उड़ान है वो असीमित होती है, अर्थात कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। देखिए कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि क्या कह रहे हैं कि कविता की उड़ान जो है वो असीमित होती है, अर्थात कवि की कल्पना जो है वो असीम है और अनंत होती है, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, अतः वह कविता की उड़ान का और छोर नहीं जान पाती। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान जो है वो व्यापक होती है, उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे होते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी की उड़ान जो है वो एक सीमित होती है, परंतु कविता का जो क्षेत्र है वो अति व्यापक होता है और असीमित है। पक्षी के उड़ान, बेटा देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पक्षी के उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कवि की कविताओं की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। कवि की कविता का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक व्यापक होता है, कवि की कविता का क्षेत्र असीमित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। पर दोबारा देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इस घर उस घर कविता के पंख उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। देखिए कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि कविता कवि के हृदय के भावों एवं कल्पनाओं की मोहक उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं भी प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है, उसके नए नए भाव एवं विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है, अर्थात कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, वह बाहर भीतर इस घर उस घर, कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है, उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती।
कहने का तात्पर्य है कि पक्षी के उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कवि के उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। अर्थात कवि की जो कविता है उसका क्षेत्र असीमित है, व्यापक है। ठीक है बेटा, इसका विशेष देखिए। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से कवि अपनी कविता के माध्यम से कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरता रहता है। विशेष क्या बताया बेटा? कवि अपनी, इसके विशेष देखिए, विशेष कवि अपनी कविताओं के माध्यम से, ठीक है, कवि अपनी कविता के माध्यम से कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कवि क्या कह रहा है, इसमें भाषा सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे नेक्स्ट पद है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। देखिए, महकने सुगंध, ठीक है। कविता एक खिलना, कविता का आनंदमय प्रभाव, कविता एक का खिलना, कविता का आनंदमय प्रभाव, बिना मुरझाए सदैव एक जैसा आनंद देते हुए, बिन मुरझाए सदैव एक जैसा आनंद देते हुए। ठीक है, अब देखिए प्रसंग इसमें ये सब बातें तो आपको पहले की तरह ही लिखनी है कि यह अवतरण कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने शीर्षक से लिया गया है। इसमें कविता और फूलों की तुलना कर कविता को अधिक प्रभावी बताया गया है। इसमें कविता और फूलों की तुलना करने पर कविता को अधिक प्रभावी बताया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है देखिए, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इसमें कविता और फूलों की तुलना में कविता को अधिक प्रभावी बताया गया है। और क्या कहा गया है देखिए, कवि कहता है कि कविता इस प्रकार खिलती है, अर्थात विकसित होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, जैसे फूल विकसित एवं पल्लवित होते हैं। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कहता है कि कविता इस प्रकार खिलती है अर्थात विकसित होती है, जैसे फूल विकसित होते हैं, पल्लवित होते हैं। फूल की तरह कविता में भी नए नए रंग भाव सौंदर्य आ जाते हैं, परंतु फूलों की अपनी सीमा होती है। ठीक है, फूल बाहर भीतर इधर उधर और घर में सुगंध और खुशबू भर देते हैं, परंतु यह कविता के खिलने को नहीं समझ पाते। फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं। ठीक है, देखिए, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि क्या कह रहे हैं कि फूल खिलता है, उसके खिलने की एक सीमा होती है। ठीक है, उसके बाद फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है। इसलिए फूल का खिलना एवं सुगंध का फैलना सीमित प्रक्रिया है, कि फूल एक सीमित प्रक्रिया में खिलता है और एक सीमित ही प्रक्रिया में फूल का खिलना बंद हो जाता है। ठीक है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। इसके विपरीत कविता घर बाहर हर जगह और सब समय अपने मनोरम भावों की सुगंध बिखेरती रहती है, अर्थात अपने रसात्मक आनंद से सभी को सुख देती रहती है। अर्थात कविता घर बाहर भीतर, ठीक है, हर जगह कविता अपने मनोरम भावों की सुगंध
बिखेरती रहती है, अर्थात अपने रसात्मक आनंद से सभी को कविता सुख देती रहती है। अर्थात कविता किस फूल कविता के सुगंध बिखेरने तथा महकने को कहाँ जान पाते हैं, तत् कविता हमेशा हमेशा तक अपनी सुख तथा रस प्रदान करती रहती है, अर्थात रसात्मक आनंद देती रहती है क्या कविता। लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमित प्रक्रिया होती है और वो एक सीमित प्रक्रिया के बाद मुरझा जाते हैं और उनकी खुशबू भी समाप्त हो जाती है। लेकिन कवि क्या कह रहा है, कविता अनंत काल तक ज्यों के त्यों रस प्रदान करती रहती है, अर्थात कविता अपने आप में रसात्मक आनंद से सभी को सुख देती रहती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। का विशेष देखिए, कविता अजर अमर तथा देश काल से अप्रभावित रहती है। कविता के लिए क्या कहा है, कविता अजर है, अमर है तथा देश काल से अप्रभावित रहती है। कविता का भावात्मक संबंध हमेशा बना रहता है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया कि कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो कविता है उसका क्षेत्र क्या है, व्यापक। ठीक है, और चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, फूल के खिलने और मुरझाने की भी एक सीमित प्रक्रिया होती है। जबकि जैसे कवि ने कहा कि चिड़िया आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरती है, परंतु उसके हृदय में सूक्ष्म भावनाओं का अभाव होने से वह कविता की उड़ान से अपरिचित रहती है। ठीक है, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा था, कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास में भी अधिक उड़ान और विकास वाली होती है। कवि हमें ये बताना चाहता है कि कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक विकास वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसे आनंददायिनी होती है। इस तरह कविता की महत्ता सर्वोपरि है, परंतु आज के युग में यांत्रिकता के दबाव से कविता के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसलिए कवि ने कविता को प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए का संदेश दिया है। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, जितना पढ़ाया इसे अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर किया करो। डेली की वीडियो आप डेली देखें, पढ़ें। ठीक है, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें। कोई भी भावार्थ समझ नहीं आ रहा, कोई शब्दार्थ समझ नहीं आ रहा, कोई तो ज़रूर अपने डाउट क्लियर करें। ओके, थैंक यू।